sir. So, good morning, children. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning. So, online class of 12th D, and today we are going to discuss Indian economics, and it is the third day. We are discussing about a comparative strategy of development जो एक्सपीरियंस है तीन देशों का, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। इन हमने अभी तक ये देखने का प्रयास किया कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से हमने इन तीन देशों को एक साथ लिया। जो पॉइंट कंपैरेटिव डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो दो जो नेबर्स थे, चाइना और पाकिस्तान को लेने की वजह क्या थी? ठीक है, उनके जो डेवलपमेंटल जो हिस्ट्री जो है वो बहुत कुछ, उनका जो विकास का जो इतिहास है वो मिलता जुलता था। ठीक है, और इसके बाद हमने थोड़ा चाइना पर फोकस किया और ये आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर। उसके बारे में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम चाइना को एक बार थोड़ा सा समअप कर दें, जिससे कि फ्लैशबैक जिसको कहते हैं ना, तो फ्लैशबैक में देखें तो देखो 19 इसलिए स्पेस थोड़ा सा हमको चाहिए, तो हम इस स्पेस को यूज करेंगे यहाँ पर जहाँ कहीं भी स्पेस मिले। ओके, अब इन सब सारी बातों को जो अभी तक हमने पढ़ा है उन सारी चीजों को हम आपको एक फ्लैशबैक के रूप में हम यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए हम अगर कहें कि इफ ऑल दीज थ्री नेशंस वर ऑलमोस्ट द सिमिलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, उनका जो ग्रोथ रेट था वो लगभग बराबर था। बहुत सारे बच्चे एग्री भी हैं, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा और बहुत सारे बच्चों के सामने किताबें भी। ठीक है, जैसे मान लो कि हम जीडीपी का एग्जांपल दें। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट 1980 1980 से 2017 का एक डेटा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम 1980 से अगर हम डिकेड्स को बेस मानकर चलते हैं, डिकेड में तो 10 साल का पीरियड। ठीक है, तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ठीक है, और एक दूसरी तरफ हमारा है जो 2015 2015 टू 2017। तो अगर हम इंडिया का देखें तो 5.7% जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट है यहाँ जीडीपी। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट है। ओके, चाइना का डबल डिजिट में है 10.3 और पाकिस्तान का 6.3। तो यहाँ पर देखो चाइना तो मान लीजिए हमसे आगे है ही है, पाकिस्तान भी हमसे आगे है। ठीक है, आगे नंबर, लेकिन फिर पाकिस्तान जो काम करने लगा उसका तो, जिसको कहते हैं ना कि घर को आग लग गई घर के चिरागों से, तो वही बात है, जब आप जो काम करोगे उसका इम्पैक्ट तो दिखाई देगा ही। इसके बाद भारत, ये देखो 1991 में हमारे यहाँ क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई पॉइंट, और इसके बाद ग्रोथ रेट बढ़ गया। लेकिन ग्रोथ रेट बढ़ना, जैसे भी आपके क्वेश्चन में आता है जीडीपी इज नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ, बोलो भाई क्वेश्चन पूरा करो, ट्रू इंडिकेटर ऑफ बोलो भाई वेलफेयर, करेक्ट ना? ठीक है, तो Yes, sir. जीडीपी हमारा कितना हुआ, सभी क्वेश्चन पूछा था 7.3 गेटिंग पॉइंट और 5.3 गेटिंग पॉइंट, और यहाँ पर यहाँ ये डाउनफॉल देखने को मिलता है। गेटिंग पॉइंट, तो नया नया इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुआ था तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह आता है। आगे पॉइंट, इसके अलावा अगर Yes, दूसरे sir. इंडिकेटर्स को देख लो तो जैसे मान लो कि चाइना का जो इकोनॉमी है, हाँ, ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेकेंड लार्जेस्ट
इकोनॉमी, मतलब आपके बुक में दिया हुआ 19.8 ट्रिलियन। अगर इंडिया के से तुलना करो तो इंडिया की इकोनॉमी उसके सामने बिल्कुल बच्चा। कितना है इंडिया अगर देख लो, चाइना है ये, इंडिया अगर देख लो, ये सब डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट। 8.07 ये ट्रिलियन, आप ये जस्ट तुलना करो। 19 पॉइंट जस्ट डबल से भी ज्यादा, मोर देन 8 दूनी 16, 8 डबल से भी ज्यादा। गेलो पॉइंट, आठ गेलो पॉइंट, समझ में यस आया सर। मेरा? हाँ। और यही पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब है। पाकिस्तान की कितनी है? 0.94। आठ गेलो पॉइंट। तो ये आप यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हो कि चाइना ने कैसे ग्रोथ किया। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा फ्लैशबैक पे था, ये आपको समझने के लिए। अच्छा, दूसरी बात देखो, पढ़ाई के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, पढ़ाई तो बड़े आराम से सब चीजों, देखो ये सारी चीजें जो डेटा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, देखो ये 0.94 ट्रिलियन। तो आप एनसीईआरटी में मैं जानबूझ कर लाइन बाय लाइन लिया, जो कि असर्शन और रीजनिंग का जो एक्सपीरियंस रहा ना टर्म वन में, तो हमने डिसाइड किया कि इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया था बेटा ना, करेक्ट ना? एंड टुडे वी आर यस गोइंग टू स्टार्ट फोकस ऑन दिस इंडस्ट्री। ओके, करेक्ट ना? बोलिए। यस सर। चलिए, तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? वी शुड स्टार्ट, ये सब लोग पढ़ लिया था ना, चलो हम यहाँ से पढ़ते हैं। करेक्ट ना? चलो, तो इन 2015-17 there has been decline in Pakistan and China's growth rate। पाकिस्तान और चाइना की ग्रोथ रेट में डिक्लाइन, whereas India made with a moderate increase in growth rate। ठीक है, moderate increase in growth rate। न तो ज्यादा तेज और न तो ज्यादा स्लो, तो की बात ही नहीं, ज्यादा तेज नहीं। Some scholars hold the reform process introduced in Pakistan and political instability over a long period as a reason behind the decline growth rate in Pakistan। तो जो पढ़े लिखे लोग इस बात को कहते हैं ना कि वो वोट नहीं देते हैं, अरे सरकार को वोट देने से क्या फायदा है, हाँ नेता सब पार्टी वैसी ही है, सब ये सब जो आजकल जो मैं जो लोगों से बात करता हूँ, तो इस तरह से पढ़े लिखे लोग, तो मैं कभी कभी एक स्टेटमेंट देता हूँ, थोड़ा सा कड़ा स्टेटमेंट है, कि पढ़े लिखे लोग जो है ना देश की बर्बादी में सबसे बड़े योगदान देते हैं। मतलब ये मैं जानता हूँ ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देता हूँ। यही कारण है कि जब आप एसी रूम में बैठकर लंबी चौड़ी बहस कर सकते हो, ठीक है, और वोट देने के लिए आप लाइन में नहीं खड़ा हो सकते हो, यू कैन नॉट स्टैंड इन द लाइन। ओके, और तब सरकारें कौन लोग चूज करते हैं? वो जो एक वोट की कुछ कीमतें ले लेते हैं, 500 रुपया, 1000 रुपये, या कुछ एक साड़ी या कुछ भी इस तरह का, जो प्रलोभन में आते हैं। हाँ, और जो फ्री में लोगों को वायदा करते हैं कि हम आपको ये देंगे फ्री, ये देंगे फ्री, ये देंगे फ्री, और बाद में उनके बेटे स्विट्जरलैंड में पढ़ेंगे, उनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ेंगे, उनके बच्चे कहीं और पढ़ेंगे। पॉइंट। तो ये कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया में, ये समझ लो। ठीक है, कुछ भी फ्री नहीं, जो फ्री देने का वादा करता है दैट इज स्पॉइलिंग द नेशन। तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर ये मैसेज क्या निकल के आता है हमारे पास, कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर सरकारों में स्थायित्व नहीं है, अगर 10 पार्टियां मिलकर सरकार बना रही हैं, ठीक है, या और दूसरे जो कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे पाकिस्तान में ये कारण तो ये है कि वहां पर आ, ये आईएसआई या वहां का जो आर्मी है, ठीक है, आर्मी डोमिनेटेड डेमोक्रेसी, जिसको मैंने कल यूज किया था, हाँ, मिलिट्री डोमिनेटेड डेमोक्रेसी, एमडीडी यूज किया था। ठीक है, तो ये आर्मी और उसके जो एजेंसीज हैं, तो उसके द्वारा डोमिनेटेड है। फाइन। तो यहाँ पर वो एक कारण था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। तो देखो ये क्या हो रहा है, पॉलिटिकल जब इंस्टेबिलिटी है, तो जब सरकारें स्थिर नहीं होती, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो आपके जो इकोनॉमिक डिसीजंस हो रहे हैं, ठीक है,
वो स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, वो फर्म नहीं हो रहे हैं, पॉलिसी में वोलाटाइल पॉलिसी, मतलब इसको तो केमिस्ट्री में उड़नशील कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है कि कोई भी पॉलिसी लंबे समय तक नहीं टिक पा रही है। रिमाइंड, गवर्नमेंट बदल रही है, पॉलिसी बदल जा रही है, ऐसे में क्या होगा, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, इंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, वो इंटरप्रेन्योर क्या है, वो तो वो देखेगा ना कि हम पैसा अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहाँ मिलेगा। हाँ, गवर्नमेंट के चेंज होने के साथ ही जब पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो वो इनसिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। गेट योर पॉइंट? आर गेट योर पॉइंट? सो ही विल मूव टू द countries or the state or areas where there is a certainty। गेट योर पॉइंट? अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश, आजकल का जो उत्तर प्रदेश है वो आज से मतलब 10 साल पहले, 20 साल पहले, 20 साल पहले जिसको कहते हैं ना, 20 साल 25 साल पहले का जो बिहार था, उसी वही स्थिति होने जा रही है। गेट पॉइंट? आर गेट पॉइंट? जब तक आपका स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, जब तक आपके स्टेट में शांति नहीं होगी, और पता चला कि कोई इंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, पता चला कि उसको जो माफिया हैं या ऐसे जो लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स है, उनसे पैसा वसूली कर रहे हैं। दिस इज हैपनिंग। ठीक है, ये सब हो रहा है। पॉइंट? तो ऐसे समय में क्या, तो मैंने कहने का मतलब यह कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेजर डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। पॉइंट? जैसे भारत की, अगर इंडिया में देखो, भारत में अगर जितने बाहर से लोग आए, अटैक किया, मेरे पॉइंट, तो ये क्या हुआ, हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया। जो भारत आर्यभट्ट या बरामहीर या भारद्वाज या जो वैमानिक सूत्रियम या ऐसा कर लो, एरोप्लेन टेक्नोलॉजी वगैरह और बहुत सारी चीजों में, केमिस्ट्री के बहुत सारे लॉज या फिजिक्स के लॉ, तो वो सारी चीजों देने वाला जो भारत था, हाँ, 8th सेंचुरी से लेके हाँ लगभग हजारों साल तक, 1947 तक मान लो, ठीक है, हाँ, अंग्रेजों के काल में थोड़ा सा बहुत डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, वो डेवलपमेंट क्या, तो वो हमारी चीजों को ही नए तरीके से प्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो ये जो कालखंड था, ये जो समय था, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का था, और इसकी वजह से बहुत सारी जो चीजें थी, ज्ञान विज्ञान की चीजें, वो डिलीट हो गई, और जो बाहर से जो लोग आए वो अपनी चीजें इम्पोज करना चाहते थे। नेचुरली बाहर से जो भी लोग आएंगे वो अपना ही डोमिनेंस दिखाएंगे। तो ये सारे कारण होते हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में मैंने एक छोटा सा विचार रखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ्यूचर जनरेशन है, एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी is responsible for downfall, ठीक है, not only here we are talking about the economic downfall only, but downfall takes place in many areas, ठीक है, बहुत सारे एरियाज हैं, we are confined only to focus on economic areas, so ये हमारा एक कंसर्न बनता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मेरी बात समझ में आई बेटा? समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। Okay. We will study in later section which sector contributed to different growth rates in these countries। मतलब वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट किया इस देश के ग्रोथ रेट। फर्स्ट लुक एट हाउ पीपल engaged in different sectors contribute to the gross domestic product, now called as a gross value added। ठीक है, ये तो आप जानते हो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ये तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, इट वाज पॉइंटेड आउट इन द previous section that China and Pakistan have more proportion of urban population, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन ये ज्यादा था। हाँ, वो आपने डेटा देखा ही होगा कि डेटा में पाकिस्तान और चाइना में ज्यादा पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन। तो इसके अपने एक एडवांटेज इसके क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज, ठीक है, ठीक है, जस्ट यू विल थिंक ऑन दिस। ओके, देन इंडिया, in China, due to the topography and climate conditions, the area suitable for cultivation is relatively small, ठीक है, चाइना में ये एरिया कम था, क्यों,
ठीक है, वहां पर जो टेराइन्स थे, वहां जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसलिए मैं कहते हैं इंडिया इज अ वेरी आइडियलिस्टिक इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर इंडिया का देखो तो यहाँ पर ये हिमालय है। ठीक है, अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया का क्लाइमेट जो पूरा का पूरा जो है कोल्ड रीजन में आ जाता। हिमालय इज प्रोटेक्टिंग द कोल्ड विंड्स एंड एज ए रिजल्ट ये जो है, ये जो ट्रॉपिक कैंसर यहाँ तक है ना, तो इधर से इधर ये सब ट्रॉपिकल हो जाता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और इट इज आइडियलिस्टिक क्लाइमेट फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना। और यहाँ पर ट्रॉपिकल है, तो ट्रॉपिकल में देख लो अच्छा रेनफॉल हो जाता है, धूप भी अच्छी मिल जाती है। तो ये जो है हमारा 8 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, तो ये हमारे लिए आइडियलिस्टिक हो जाता है डेवलपमेंट के लिए, क्लाइमेटिक। आर्गेनो पॉइंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है आर्गुमेंट। बट चाइना में कोई एडवांटेज नहीं है, बट स्पाइट ऑफ दिस चाइना हैज अ बेटर ग्रोथ रेट देयर डिफरेंट रीजन्स, एरिया कम होने की वजह से। ठीक है, रिलेटिवली एरिया कम नहीं है, रिलेटिवली ओनली अबाउट 10% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया। ठीक है, टोटल लैंड एरिया, the total cultivation area in China accounts for 40% of the cultivated area in India। ठीक है, इंडिया का जितना भी कल्टिवेटेड एरिया है उसका 40% वहां पर कल्टिवेट। अब देखो इसका मतलब क्या, पर हेक्टेयर और प्रोडक्शन कितना ज्यादा होता है चाइना में। Until the 1980s, more than 80% of the people in China were dependent on farming। देख लो चाइना ने फोकस कहाँ किया, एग्रीकल्चर से शिफ्ट किया अपने livelihood। Since then, the government encouraged people to leave their fields and pursue other activities such as handicraft, commerce, and transport। ठीक है, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज कर लो, सर्विस सेक्टर कह लो, सेकेंडरी सेक्टर कह लो, ये सब में उसने अपने शिफ्ट किया अपने पॉपुलेशन को। इन 2018-19 with 26% of its workforce engaged in agriculture, its a contribution to the gross value added in China is 7% suitable। Okay, in both India and Pakistan, the contribution of agriculture to GVA, gross value added, were 16 and 24%। ठीक है, इस इन सारी चीजों को आप टेबल के रूप में देखेंगे तो ज्यादा याद रखने में आसानी होगी respectively, but the proportion of workforce that works in this sector is more in India। In Pakistan, about 41% of people work in agriculture, whereas in India, it is a 43%। 24% of Pakistan workforce is engaged in industry, but it produces 19% of GVA। Okay, in India, industry workforce, अब ये आपके सामने ये टेबल है, सेक्टरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड जीडीपी। ठीक है, 2018-19 का एक डेटा है। आप हमेशा लेटेस्ट बुक से पढ़ेंगे और जो एनसीईआरटी कहेगी उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर देख लो, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, 16, 7 एंड 24, मतलब ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो जैसे जैसे पॉपुलेशन का जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर से, मतलब प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की तरफ मूव करती है, वैसे वैसे डेवलपमेंट होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होता है डिसगाइज्ड टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, मान लो कि वन पीस ऑफ लैंड है और उसमें 5 आदमी काम करते हैं, 5 people are working, are getting point, and they are producing 10 quintals of wheat। अगर छठे व्यक्ति को लगा दिया ना, तब भी उसके प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं आ रहा है, 10 क्विंटल्स ही। इसका मतलब ये जो वन एक्स्ट्रा हैज एम्प्लॉयड हियर, दैट पर्सन हैज नो कंट्रीब्यूशन, नो कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब कि ये क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, मतलब देयर इज नो यूज। आर्गुमेंट, एंड दिस इज सीन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, और हमारे जो पब्लिक सेक्टर जो है ना, आजकल जो घाटे में जा रहे हैं, वैकेंसीज नहीं निकलती हैं, ये सब बहुत सारे कारण है। अपार्ट फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट टू कॉस्ट को कम करना, हाँ, इसके अलावा
ये भी है कि हमारे पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस थे, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये ओवर स्टाफिंग के भी शिकार हो गए। ओवर स्टाफिंग मतलब वेलफेयर के चक्कर में यहाँ पर जितने आदमी की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दी गई, ठीक है। आर्गुमेंट ये एक कारण हो गया। एक बार एम्प्लॉयमेंट हो गया तो उनको पेंशन देना, तमाम तरह की चीजें देनी पड़ेंगी आपको, तो ये एक कारण ये भी हो गया। दूसरा है कि इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज चेंजिंग, ठीक है, और दूसरे देशों में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी, दूसरे देशों में सुविधाएं बढ़ रही थी, लाइफ स्टाइल बढ़ रहा था, तो इसका भी प्रेशर वर्ल्ड ट्रेड में हमारे, आपने देख चुका है, आप देख चुके हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड में हमारे जो कंट्रीब्यूशन था वो घटता जा रहा था, तो बहुत सारे कारण, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर 16%, ठीक है, और यहाँ 7% एंड हियर इज 24, ओके। सिमिलरली इंडस्ट्री में देखो तो 16, 30 और 54, मतलब हमारा सर्विस सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन था वो उस समय भी ज्यादा था। और देखो 7, 41, 52 पॉइंट आर्गुमेंट, पाकिस्तान में 24, 19, तो तीनों ही देशों में सर्विस सेक्टर का योगदान ज्यादा था, लेकिन चाइना में प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे कम था। सबसे बड़ा जो ग्रो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने वाला जो कारण बना, दैट इज 41, ठीक है, इंडस्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर, बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर हैज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये कंट्रीब्यूशन, जब ये कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट न केवल एम्प्लॉयमेंट देने वाला बल्कि जीडीपी को बढ़ाने वाला भी साबित हुआ, ठीक है। आगे दो पॉइंट, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पर Yes, sir. देखो 43 लोग यहाँ पर है, ठीक है, चाइना में 26 और पाकिस्तान, तो मतलब पाकिस्तान और इसमें अब सिमिलरिटी ज्यादा दिखाई देने लगी, पॉइंट, और चाइना इससे अलग होता है, मतलब 1980s के बाद से 1978 में चाइना ने अपना रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया था, पाकिस्तान ने 1983 में किया था, और 1991 में इंडिया ने किया था, करेक्ट है ना। आगे पॉइंट, उसके बाद Yes, से देखो sir. चाइना में कितना सेक्टोरल डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है वर्कफोर्स का, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो डिपेंडेंसी, जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन का मूवमेंट प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्सरी में होता है तो डेवलपमेंट बहुत तेज होता है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंट्रीब्यूटरी एम्प्लॉयमेंट कम होता है, वो देखने में लगता है कि एम्प्लॉयमेंट है, मतलब डिस्गाइज टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो ये हम इस डेटा से हम बहुत कुछ इन बातों को हम समझ सकते हैं, ठीक है। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज फर्स्ट शिफ्ट देयर एम्प्लॉयमेंट, देखो इसी बात को यहाँ सप्लीमेंट किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड देन टू द सर्विसेज, ओके। चलो इसको अब पढ़ेंगे जरा, कौन पढ़ेगा, अर्जुन तुम पढ़ो बेटा, अंशुल जी भी है, अंशुल, अगर आप लोग का माइक है तो आप लोग भी पढ़ो बेटा, अर्जुन देन सर यहाँ से द नॉर्मल से हाँ यही से पढ़ो। in the normal course of development countries first shift their employment and output from agriculture to industry and then to service. This is what is happening in China as can be seen from table and point 3. ओके, The तो ये proportion of पॉइंट इस टेबल से हमको ये देखने को मिलता है, ओके। आगे जो पॉइंट, तो टेबल जो है ना, इस तरह के जो स्टैटिस्टिकल जो टेबल है ना, इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, चलिए। the proportion of workforce engaged in industry in India and Pakistan were low at 25% and 24% respectively. The contribution of industries to GVA is at 30% in India and 19% in Pakistan. In these countries, the shift is taking place directly to the service sector. Thus, in all three countries, the service sector is emerging as a major player of development. It contributes more to GVA and at the same time emerges as a prospective employer. If we look at the proportion of workforce in 1980s, Pakistan was faster in shifting its workforce to service sector than India and China. In 1980s, sir, in 1980s, India, China, and Pakistan employed 17, 12, and 27% of its workforce in the service sector, respectively. In 2019, it has
reached the level of 32, 46 and 35% respectively. In the last 5 decades, the growth of agriculture sector, which employs the largest proportion of workforce in all three countries, has declined. In the industrial sector, China has maintained a near double-digit growth rate in 1980s, but began showing decline in recent years. ओके देखो, अब यहाँ से देखो, अब ये सब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर यहाँ से निकल के आ जाए, ठीक है, तो फिर आप देखना इसको, अगर लाइन बाय लाइन अगर ध्यान पड़े हुए हो ना, तभी इसका आंसर दे पाओगे और इस पॉइंट्स आपके सामने रहेंगे। ओके, ठीक है, आगे पॉइंट। Yes, sir. चलिए, Whereas for India and Pakistan, growth rate has declined. In case of service sector, China was able to maintain its rate of growth during 1980 to 1990, while there was a positive and increased growth of India's service sector output. Thus, China's growth is contributed by the manufacturing and service sector, and देखो India's चाइना growth is ग्रोथ कंट्रीब्यूटेड, हाँ थोड़ा सा आराम से पढ़ो बेटा, चाइनाज ग्रोथ रेट इज कंट्रीब्यूटेड किसके, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, and पढ़ते समय ध्यान रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड अंडरलाइन जरूर करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है, नॉट बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। और भारत में भी जैसे मान लो कि स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब सारी चीजें जो आ रही है ना, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट यू विल सी आफ्टर 10 years, ठीक है, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा 10 साल बाद। जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट जो डेवलप करे, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे देश के अन्य भागों में जहां कहीं भी आप होंगे, आप देख रहे हो कि सड़कों की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो रही है, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे आपका कोई भी स्कीम है गवर्नमेंट की, चाहे फार्मर्स को इनकम देने की बात हो, इन सारी स्कीम्स का फायदा दो मेजर्स दो प्रकार के होते हैं। एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एजुकेशन, अगर बच्चे को देखो, आप बहुत कम बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं, एजुकेशन है ना, बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं अभी, जैसे आप लोग 10th 11th 12th जो भी पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे किताबों पर ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे अर्निंग के पीछे लग गए हैं, और कुछ बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हर तरह के, ठीक है, बच्चे हैं, करेक्ट ना, कुछ बच्चे ऑनलाइन का फायदा उठा रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं आंसर्स, करेक्ट है, मैं सही बोल रहा हूं। अब देखो, आप खुद ही सोच लो, देखो सच सब जानते हैं, जो बच्चा यहाँ पढ़ाई कर रहा है, जो बच्चा अर्निंग कर रहा है, जो बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है, जो बच्चा ऑनलाइन कॉपी पेस्ट कर रहा है, अब बताओ किसका ग्रोथ अच्छा होगा आगे आने वाले समय में। अर्निंग करने वाला फिर भी इन लोगों से तो अच्छा ही है, जो कॉपी पेस्ट और टाइम वेस्ट कर रहा है, अर्निंग करने वाला फिर भी ठीक है। अब मान लो कि ये जो बच्चा पढ़ रहा है अभी, ये क्या पढ़ाई, क्या इट इज अ इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है ना, पढ़ाई अच्छी कर लेगा, अच्छा स्किल ले लेगा, तो ये जो स्किल्ड लोगों को जॉब, स्किल्ड लोगों को पैसा ज्यादा मिलता है कि अनस्किल्ड लोगों को, ऑब्वियस आंसर इज स्किल्ड, ठीक है। अब ये कॉपी पेस्ट करके जो आंसर लिख रहे हैं, है ना, आर्गेनो पॉइंट ना, तो उनका वो मार्क्स तो पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर स्किल नहीं है। 40 में 36 आ जाना, 28 आ जाना, 20, हाँ, ये क्या बताता है, ये बताता है कि हम स्किल्ड के प्रति जागरूक नहीं है, हम नॉलेज सीकर नहीं है, पॉइंट। इस पूरे क्लास में देखो बच्चे कितने प्रेजेंट है, बस इतने ही प्रेजेंट है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद सोचो। तो हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है, हाँ, हमको फ्री में मार्क्स मिल जाता है, वो ठीक है, बढ़िया है, हाँ, तो फ्री में तो जब 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 देश की का फ्यूचर जनरेशन फ्री के पीछे भाग रहा है, तो देश का भविष्य क्या होगा आगे आने वाले समय में। अफगानिस्तान या ऐसे जो कंट्रीज है, वही हालत हो जाएगी हमारी। अब साउथ अफ्रीका ये वगैरह वगैरह जो देश हैं, जहाँ से लोग भागते हैं, जहाँ पर कभी कभी न्यूज़पेपर्स में आता है तो लगता है कि क्या हम फार बेटर है। तो देश को ऐसे बनाने का प्रयास न किया जाए, इसका ध्यान रखा जाए, समझ रहे मेरी बात, हाँ। चलिए, Yes, sir. इंडिया ग्रोथ बाय द सर्विस सेक्टर, चलिए बेटा, चाइना ग्रोथ इज कंट्रीब्यूटेड by the manufacturing and service sector, and India's growth by the service sector. During this period, Pakistan has shown
डिसलेरेशन, एक्सेलरेशन का उल्टा होता है इन ऑल द थ्री सेक्टर्स। ठीक है, पाकिस्तान की स्थिति देखो क्या खराब है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जब बढ़ेगी तो स्थिति ऐसी होगी। ठीक है, दूसरे को घर को जब जलाने का प्रयास होगा तो अपना घर सबसे पहले इफेक्ट होता है। चलिए, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आई होप दैट इज टाइम इज ओवर बेटा, आई थिंक यस सर। हो गया ना टाइम। ओके, तो हमारा ये मार्क कर देते हैं यहाँ पर। तो अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी, हाँ, उन कहानी में हमें क्या लगता है कि जो हमारा जो तीनों जो पैरामीटर्स है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में, और जीडीपी जो ग्रोथ रेट की जो स्टोरी है, वो एग्रीकल्चर लगभग इंडिया का 17% है, चाइना का 9% जो आपने देखा, और 25% पाकिस्तान का, और सर्विस सेक्टर में 53, 48, 54 इस तरह का जो डेटा आपने देखा। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट में शेयर है वो भी आपने देखा कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में जो शेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया का ज्यादा है, चाइना का कम है, पाकिस्तान का भी ज्यादा है, और सर्विस सेक्टर में चाइना का सबसे ज्यादा बढ़ गया है, और पाकिस्तान का भी है, इंडिया का भी सर्विस सेक्टर में बढ़ा हुआ है। तो जैसे जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर की तरफ हम जाते हैं, वैसे वैसे हमारा डेवलपमेंट बढ़ता है, क्योंकि secondary or tertiary sector has more capacity to generate the employment. Are you getting point? ठीक है, यस सर। तो हम अगली बार हम इस पर फोकस करेंगे। और देखो, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे बेटा तो असर्शन रीजनिंग वाले, देखो अभी मैं देख रहा था असर्शन रीजनिंग में कुछ बच्चों की पेपर चेक किया जिसमें असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन अधिकतर बच्चों के गलत है। मैं सोच रहा था असर्शन रीजनिंग दूर ना तो, हाँ, लेकिन बोला कि नहीं, असर्शन रीजनिंग ही रियल टेस्ट है नॉलेज का, जिसको आप कहीं नेट से कॉपी नहीं कर पाएंगे। राइट अर्जुन? अर्जुन, यस सर। हाँ, बाकी तो कॉपी पेस्ट हो जा रहा है ना। आयुष कुमार तिवारी जी, सही बोल रहा हूँ? अंश भट्ट, अंकित कुमार राय, क्योंकि आंसर देखने से मुझे समझ में आ Yes, रहा है, sir. आंसर देखने से मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सा आंसर किस तरीके का होगा। ठीक है, कौन सा आंसर कॉपी पेस्ट है, समझ लो, ये समझ में आता है। ठीक है, और कुछ लोगों को तो ये है कि एक वर्ड मिल गया ना, वहीं से कॉपी कर लिया और फिर पेस्ट कर दिया, ऐसे हुआ। तो इससे क्या फायदा है? आयुष कुमार तिवारी, मैं सही बोल रहा हूँ? मैं अभी तक आपका पेपर चेक नहीं किया हूँ, इसलिए मैं ये Yes. नहीं, आपसे पूछने का मतलब ये नहीं कि आपके पेपर में क्या है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इससे कोई फायदा है क्या?